हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं DVMS यूनिट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सॉल्यूशन एंड दिस इज पार्ट 2 लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक यूनिट का 2 पार्ट बनाता हूँ, पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। तो जो आपका पार्ट 2 लेक्चर होता है उस पार्ट 2 लेक्चर में आपको पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। तो आज आपका DVMS यूनिट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सॉल्यूशन, आज आपका यूनिट 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो बच्चे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन थे उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है कि डिस्क्राइब करना कि मैपिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है और इसके कितने यहाँ पे टाइप होते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है मैपिंग कांस्टेंट, ये हमारा होता है 2 प्रकार का। पहला हमारा होता है मैपिंग कोऑर्डिनेटिस, ठीक। अब जो हमारा होता है मैपिंग कोऑर्डिनेटिस, ये हमारा कौन सा होता है, 1 to 1 हो गया, और यहाँ पे 1 to many हो गया, 1 to many हो गया, और यहाँ पे many to 1 हो गया, और यहाँ पे many to many हो गया। यानी कि जो आपका मैपिंग कोऑर्डिनेटिस होती है यहाँ पे 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा हो गया 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। अब ये देखिए ये सारा चीज़ आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सारा चीज़ पढ़ लिए हैं। अब दूसरा हमारा होता है पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। ये भी यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा हो गया पार्शियल और दूसरा हमारा हो गया टोटल। अब देखिए ये यहाँ पे ये जो हमारा होता है मैपिंग कोऑर्डिनेटिस, ये क्या होता है, देखिए जो हमारा मैपिंग कोऑर्डिनेटिस होता है ये स्पेसिफाई करता है द नंबर ऑफ द एंटिटीज ऑफ विच अनदर एंटिटीज कैन बी एसोसिएटेड, और उनके यहाँ पे रिलेशनशिप सेट के बारे में। इसका उपयोग होता है किसके लिए, बाइनरी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए। ऑल्दो दे आर कंट्रीब्यूट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप सेट दैट इन्वॉल्व मोर देन 2 एंटिटीज सेट। यहाँ पे कम से कम 2 या फिर 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, एंटिटीज यहाँ पे सेट होते हैं। मोर देन 2 एंटिटीज सेट यहाँ पे होते हैं, सेट होते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे 1 to 1 है, 1 to 1। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक। यहाँ पे आप यहाँ लिखना कोऑर्डिनेटिज A इज लेस देन एंड इक्वल टू कोऑर्डिनेटिज B। अगर ये हमारा रहेगा तब ये हमारा होगा 1 to 1, क्या होगा, कोऑर्डिनेटिज होगा। अब ये कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1 2 3, ठीक। अब यहाँ दिया गया A B C, इसका हो गया A मतलब 1 से A से, 2 का B से और 3 का C से। अब यानी कि अब निकालेंगे कोऑर्डिनेटिज यहाँ पे A का, मतलब ये हमारा एंटिटीज 1 है, ये हमारा B है। इसका निकालेंगे यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ B का हो गया हमारा 3। यानी कि यहाँ जो कोऑर्डिनेटिज A है इज इक्वल टू कोऑर्डिनेटिज B। मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेटिज A इज लेस देन एंड इक्वल टू कोऑर्डिनेटिज B हमारा होगा तो ये हमारा क्या होगा, 1 to 1 होगा, ठीक। या तो आप नोट कर लेना कि 1 to 1 जो हमारा होता है इसमें अगर इमेज जो हमारा है, इमेज अगर वह इमेज क्या हो यहाँ पे सेम हो, यानी कि इधर देखिए 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला हमारा कोऑर्डिनेटिज हमारा ये होता है, ये अगर ये हमारा रहेगा तो ये हमारा होगा 1 to 1, ठीक। अगर ये आपको नहीं आता समझ में तो आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अगर यहाँ पे एंटिटीज जो हमारा A है ये हमारा संबंधित होना चाहिए किससे, कम से कम 1, यानी जो यहाँ पे इसका रिलेशन है यहाँ पे एसोसिएट होना चाहिए किससे, B से। आप यहाँ देखेंगे कम से कम यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एसोसिएट होना चाहिए किससे, एंटिटीज B में। और जो हमारा B है, B इज एसोसिएटेड विथ एट द मोस्ट एंटिटीज इन A। यानी कि कहने का मतलब है कम से कम यहाँ पे एक रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों का, मतलब A का भी और यहाँ B का भी, तभी हमारा होगा 1 to 1, ठीक। अब यहाँ देखिए 1 to many, 1 to many में क्या होता है, इसका जो रिलेशनशिप होता है पहले का, इस पहले का होता है बहुत ज़्यादा। यानी आप देखेंगे जो हमारा पहला एंटिटीज है इसका जो रिलेशनशिप है एक से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जो हमारा B होता है उसका यहाँ होना चाहिए कम से कम एक ही। बात समझिए आप यहाँ देखिए ध्यान से,
जो हमारा एंटिटीज ए है इसका जो है रिलेशन है एक से क्या है ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा बी एंटिटीज है इसका जो यहाँ रिलेशन होना चाहिए कम से कम एक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ B1 का जो यहाँ पे संबंधित है किससे A1 से, B2 का A1 से, लेकिन एक से ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ B3 है, इस B3 का A2 से है, लेकिन B3 का एक से ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारा एंटिटीज A है ये कम से कम यहाँ पे एक से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो हमारा यहाँ पे एंटिटीज B है इसका कम से कम एक होना चाहिए, वही हमारा होता है 1 to many। अब यहाँ आगे देखिए many to 1, many to 1 क्या होता है, ये मैं थोड़ा ऐसे कर दूँ। अब यहाँ देखिए many to 1, एक सेकेंड, many to 1 ये क्या होता है कि जो आपका एंटिटीज A है यहाँ पे जिसका रिलेशन होना चाहिए B के साथ वो कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन जो हमारा B है it कैन बी एसोसिएटेड एनी नंबर ऑफ द एंटिटीज A इन A, यानी जो आपका A है इसका कम से कम कितना, देखिए A1 का B1 के साथ एक ही बार है, A2 का B1 के साथ एक ही बार है, लेकिन इसका जो इमेज है बार बार नहीं आ रहा है। यानी कि जो हमारा B1 है, अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है many to 1, इसका अपोजिट कर लीजिए 1 to many, वही हमारा हो जाएगा। इसका जो A1 में है A1 का क्या है कि एक ही बार है, देखिए A1 का जो यहाँ रिलेशन है एंटिटीज B में एक बार, A2 का B1 है, यानी A1 का यहाँ B1 हो गया और A2 का यहाँ क्या हो गया B1 हो गया, लेकिन A1 का बार बार यहाँ नहीं रिलेशन, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया many to 1 हो गया। अब आगे देखिए many to many में क्या होता है कि इन दोनों का कई बार क्या होता है रिलेशन होता है। many to many यानी जो आपका एंटिटीज A है और B है इन दोनों का नाम सेम रहता है, यानी A का भी जो है रिलेशन है जो यहाँ से आप लोग संबंधित हैं, यहाँ भी क्या एक से ज़्यादा है और B का भी। आप देखेंगे जो हमारा A1 है इस A1 का B1 के साथ और इसी A1 का B2 के साथ, ठीक। अब जो आप देखेंगे यहाँ पे A2 का B1 के साथ और यहाँ पे तो हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए A3 का B3 के साथ हो गया और फिर A3 का यहाँ पे B4 के साथ हो गया, यानी यहाँ पे दोनों का एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन B हो सकता है, ठीक। तो ये हमारा पूरा हो गया मैपिंग कोऑर्डिनेटिज 1 to 1 to many और फिर यहाँ पे many to 1 और many to many। अब यहाँ अगला देखिए बहुत ही आसान है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स था उसमें सारा चीज़ आप यहाँ पढ़ लिए हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा है पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। पार्टिसिपेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये यहाँ पे दो प्रकार का होता है। ये हमारा टेल्क मतलब बताता है किसके बारे में, एंटिटी सेट के बारे में, यानी एंटिटी सेट में कितना है पार्टिसिपेशन इसके बारे में बताता है कौन, पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। ये दो प्रकार का होता है, एक हमारा पार्शियल हो गया और एक हमारा टोटल पार्टिसिपेशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपको एक्सप्लेन करना है कि की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, सुपर की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है विथ एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए जो हमारा की होता है, की क्या होता है, इस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे टेबल बना हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट के नेम है, यहाँ पे इसका एज है, इसका फुल नेम, इसका एड्रेस है, तो ये क्या है हमारा, यही हमारा होता है एट्रीब्यूट्स। ये हमारा क्या होता है एट्रीब्यूट्स। तो की जो है यहाँ पे इसी के द्वारा क्या होता है डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है। अब देखिए की द डिफाइन फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इस टेबल में मान लीजिए स्टूडेंट का यहाँ पे नेम है और यहाँ पे इसका एज है और यहाँ पे इसका फादर नेम है। मान लीजिए यहाँ पे 2 बार राम है, यहाँ भी राम है, इसका भी एज 20 है, इसका भी एज 20 ही है और यहाँ पे जो फादर नेम है मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी इसका नाम, इसके पिता का नाम एक्स है। अब बताइए आप कैसे आप राम को आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी यूनिक। तब आप देखेंगे कि इस राम के आधार कार्ड देखेंगे, इसका वोटर मतलब यहाँ पे वोटर ID देखेंगे, इसका रूल नंबर देखेंगे, इसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे, यानी जो आपका आधार कार्ड, रूल नंबर, वोटर ID नंबर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं
कैंडिडेट की, कैंडिडेट की। अब बताइए इन सारा का आप लोग यहाँ पे प्रयोग किए, आधार कार्ड का, रोल नंबर का, यानी कि आप यहाँ पे प्राइमरी की के द्वारा यूनिक आइडेंटिफाई करते हो। किसके द्वारा? प्राइमरी की का, यानी कि जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा, रोल नंबर होगा, यह यहाँ पे सेम नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है? प्राइमरी की होता है। लेकिन जो इसमें शामिल होती हैं, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कैंडिडेट की होती हैं। क्या होती हैं? कैंडिडेट की। अगर देखिए, अगर कैंडिडेट की का हम लोग प्रयोग करके इसमें थोड़ा सा वैल्यू मिला दें तो ये हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है सुपर की। अब यहाँ देखिए एक एक करके, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा यहाँ पे की हो गया। तो की क्या होता है? सेट ऑफ दी एट्रीब्यूट्स, जो यहाँ पे टेबल में दिया रहता है ऊपर, ये सारी चीज़ें, स्टूडेंट का नेम, सिटी, एज, ये सारी चीज़ें। अब की का प्रयोग क्यों यहाँ किया जाता है? की का प्रयोग यहाँ किया जाता है दो टपल में आइडेंटिफाई करने के लिए, वो भी हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए टाइप ऑफ की। पहला हमारा टाइप होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की, तो इसका आप लोग यहाँ नोट करके लिखना, जो हमारा प्राइमरी की होता है, इट इज यूनिक और प्लस नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या हुआ कि टेबल में अगर यहाँ बना हुआ है तो आप इसको खाली छोड़ नहीं सकते हो। ठीक, और एक बात और यहाँ पर नोट करना कि प्राइमरी की में जो यहाँ पे यूजर होता है, उस यूजर को यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है। प्राइमरी की बात करें, जो हमारा वैल्यू होता है, तो वैल्यू को हम यूजर को देते हैं। जो हमारा यूजर है, इस यूजर को वैल्यू दिया जाता है, ना कि यूजर से वैल्यू लिया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप कॉलेज गए अपना एडमिशन करवाने, अब जो है कॉलेज वाले आपको यहाँ क्या देते हैं? रोल नंबर देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। तो यानी कि आप यूजर हो, आप मतलब यहाँ यूजर हो, तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिया जा रहा है, ना कि आप उसको वैल्यू दे रहे हो। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइमरी की हो गया। तो प्राइमरी की यहाँ पे नल नहीं हो सकती है टेबल में। ये हमारा क्या होती है? यूनिक होती है एंड प्लस नॉट नल। तो यहाँ देखिए दिया भी गया है, प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। और जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करती है वो हमारा होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ देखिए, एनी टेबल हैज़ यूनिक प्राइमरी की, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये सारी चीज़ें, आधार नंबर हो गया, ये हमारा हो गया प्राइमरी की। अब यहाँ देखिए, ये जो डेटाबेस है, एक डेटाबेस में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। एक डेटाबेस में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसीलिए प्राइमरी की को बनाने में थोड़ा सा हार्ड होता है, कठिन होता है। लेकिन एक डेटाबेस में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकता है। ठीक, अब पहले इसको देखिए कैंडिडेट की को। अब जो यहाँ पे कैंडिडेट की होती है, यह केवल यहाँ पे ओनली यूनिक होती है। इसको आप यहाँ पे इम्पटी भी छोड़ सकते हो टेबल में, इसको आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। किसको? कैंडिडेट की को। ठीक, तो ये हमारा एकदम सबसे उल्टा होता है प्राइमरी की से। प्राइमरी की में क्या होता है? नॉट नल होता है, लेकिन इसमें हमारा इम्पटी होता है, ये हमारा नल होता है, नल होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए सुपर की। सुपर की क्या होता है? यहाँ पे जो कैंडिडेट की होता है, कैंडिडेट की, इस कैंडिडेट की के साथ अगर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट को, कोई भी एट्रीब्यूट अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो तो वही हमारा क्या होता है? सुपर की होता है। तो सुपर की क्या होता है? सुपर की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टू टपल इन ए टेबल। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, यहाँ पे लिखा मैंने रोल नंबर, यहाँ मैंने लिखा नेम, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा एज। अब मान लीजिए जो हमारा रोल नंबर है, ये हमारा क्या है? कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की। ठीक, अब इस रूल नंबर के साथ मैंने यहाँ पे नेम जोड़ा। देखिए रूल नंबर के साथ मैंने यहाँ पे नेम जोड़ा, ये हमारा क्या हो गया? सुपर की। यानी कि कैंडिडेट के साथ कोई भी एट्रीब्यूट अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, वो हमारा क्या होता है? सुपर की। अगर यहाँ रूल नंबर के साथ मैंने यहाँ पे एज जोड़ा, ये हमारा क्या हो गया? सुपर की हो गया। लेकिन मैं अगर यहाँ पे नेम के साथ अगर मैं यहाँ पे एज जोड़ता हूँ तो ये हमारा सुपर की नहीं होगा। यानी कम से कम जो हमारा सुपर की होता है उसमें कम से कम एक कैंडिडेट की होना चाहिए,
तभी हमारा सुपर की होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सुपर की हो गया। अब यहाँ देखिए अगला हमारा है फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है, जो हमारा फॉरेन की होता है ये हमारा जो रेफरेंस होगा ये लेगा किससे, प्राइमरी की से। तो एक बात नोट करना कि जो हमारा फॉरेन की होता है ये जो रेफरेंस लेता है प्राइमरी की से। और जो यहाँ प्राइमरी की होता है ये या तो सेम टेबल में, या तो उसी टेबल में, या फिर अनदर टेबल में ये हमारी यहाँ पे फिल होगी। कौन, प्राइमरी की। तो यहाँ पे लिखना आप लोग कि जो हमारा फॉरेन की होता है ये फॉरेन की रेफरेंस लेगा किससे, प्राइमरी की से। और प्राइमरी की हमारा किस में होगा, या तो उसी टेबल होगा, या तो सेम टेबल होगा, या फिर अनदर टेबल में होगा। तो फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की इट इज ऑन एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ द एट्रीब्यूट दैट रेफर टू प्राइमरी की ऑफ सेम टेबल या फिर अनदर टेबल। ये यही हमारा क्या हो गया, फॉरेन की हो गया। अब देखिए एक टेबल में जो हमारा फॉरेन की होता है एक से ज़्यादा हो सकता है। कौन, फॉरेन की। एक टेबल में जो फॉरेन की होता है एक से ज़्यादा हो सकता है। इसका एग्जांपल देखिए। अब यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है रूल नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ 3 है। ये हमारा जो रूल नंबर है क्या है, ये प्राइमरी की है, दिस इज द प्राइमरी की। और जो यहाँ पे रूल नंबर यहाँ दिया गया है ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉरेन की है। अब मान लीजिए हमें यहाँ किसी स्टूडेंट का यहाँ पे जोड़ना है, जो हमारा ये वाला नंबर है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमको जोड़ना पड़ेगा तो सबसे पहले हम यहाँ रेफरेंस देखेंगे यहाँ प्राइमरी की से। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फॉरेन की। यानी कि यहाँ जो हम फॉरेन की में अगर हम यहाँ फिल करेंगे किसी स्टूडेंट का, मान लीजिए यहाँ देखिए कोर्स है C1 C2, यहाँ फिर कोर्स का नेम है DBMS हो गया, नेटवर्क हो गया। अब यहाँ दिया गया है 1 2, दिस इज द फॉरेन की। अगर हमें किसी स्टूडेंट का यहाँ पे मतलब कि एडमिशन करना है तो सबसे पहले इसका जो रेफरेंस है हम लोग देखेंगे प्राइमरी की में। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फॉरेन की। ओके, अब यहाँ अगला देखिए कंपोजिट की। क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है दो या फिर दो से ज़्यादा कॉलम का, जिसका उपयोग किया जाता है एक टेबल में यानी कि रो में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे एक सिंगल एट्रीब्यूट आपका मतलब इसका प्रयोग करके आप किसी भी रिकॉर्ड का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। प्राइमरी की दैट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोर देन वन एट्रीब्यूट इन नोन एज द कंपोजिट की। यानी कि जो हमारा प्राइमरी की होता है ये बनाता है किसके द्वारा, कॉम्बिनेशन, या मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा होता है एट्रीब्यूट, वही हमारा क्या होता है, कंपोजिट की होता है। यानी एक से ज़्यादा जो यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है दैट इज कंपोजिट की। अब यहाँ आगे देखिए अल्टरनेटिव क्यू। अल्टरनेटिव की ये क्या होता है, ये हमारा होता है दोज कैंडिडेट की विच आर नॉट करेंटली सिलेक्टेड। यानी कि इसे क्या हमारा हो गया प्राइमरी की, यानी मतलब करंट में सिलेक्ट नहीं होता है। एग्जैक्टली वन ऑफ दोज कैंडिडेट की इज चूजन एट दी प्राइमरी की एंड दैट रिमाइंडर इफ एनी आर देन कॉल्ड अल्टरनेट की। एंड अल्टरनेट की इज ए फंक्शन ऑफ ऑल कैंडिडेट कीज माइनस दी प्राइमरी की। जैसे कि आपका हो गया एम्प्लॉय का टेबल। अब इस एम्प्लॉय के टेबल में इसका आईडी हो गया, ये हमारा जो आईडी है क्या है, प्राइमरी की है। देन यस एन वुड बी देन अल्टरनेटिव की। ये जो हमारा क्या है, ये हमारा होता है अल्टरनेटिव क्यू की। तो मैंने पूरा आपको बता दिया अच्छे तरीके से कि कितने टाइप की होते हैं, की क्या होता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ER मॉडल क्या होता है, व्हाट आर द एलिमेंट, और यहाँ पे ER मॉडल के एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब ER मॉडल का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब ये क्या होता है, यानी कि जो यहाँ पे एंटिटीज होती है इनके बीच का यहाँ पे रिलेशन है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ER मॉडल। तो ER मॉडल रिप्रेजेंट करता है एक से ज़्यादा यानी कि एंटिटीज के बीच में क्या यहाँ पे रिलेशनशिप होता है उसको यहाँ पे जो मॉडल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है दैट इज नोन एज दी ER मॉडल। अब यहाँ देखिए ER मॉडल का यहाँ पे मॉडल हो गया, पहला एंटिटी हो गया, एंटिटी सेट हो गया। आगे देखिए एट्रीब्यूट रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट रिलेशनशिप। अब देखिए पहला इसका मॉडल एंटिटी क्या होता है, यह जो है रियल ऑब्जेक्ट होता है जिसका उपयोग किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। यह हमारा एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, जो हमारा एंटिटी होता है यह हमारा एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है।
अब देखिए जो हमारा एंटिटी होता है एक ऑब्जेक्ट होता है जो यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होता है एग्जिस्ट होता है एंड इज डिस्टिंग्विशेबल। ओके, यानी कि यह जो हमारा होता है एंटिटी यह दूसरे यहाँ ऑब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पे ये एग्जिस्ट होता है। और यह जो एंटिटी है, एक सेकेंड, एंटिटी है यह यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। और जो एंटिटी है ये क्या होता है एक रियल वर्ड होता है, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसका उपयोग किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ देखिए एंटिटी सेट ये क्या होता है, यानी कि सेम एंटिटी टाइप की क्या होता है कलेक्शन होता है, यानी कि एक ही प्रकार का जो वहाँ पे एंटिटी होता है उसका एक सेट होता है कि यहाँ पे कलेक्शन होता है। कौन? एंटिटी सेट। अब यहाँ आगे देखिए एंटिटी सेट जो है इसमें शामिल होते हैं एंटिटीज विथ एट्रीब्यूट शेयरिंग सिमिलर वैल्यू, यानी कि जो हमारा एंटिटी सेट होता है इसमें शामिल होता है बहुत सारे एंटिटीज और इसमें जो यहाँ पे एट्रीब्यूट होते हैं ये यहाँ पे शेयर करते हैं सेम वैल्यू, यानी एक ही प्रकार की वैल्यू यहाँ पे शेयर किए जाते हैं किसमें? एंटिटी सेट में। अब यहाँ देखिए एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा, स्टूडेंट नेम हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट का एज हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यही हमारा होता है एट्रीब्यूट। और सारे एट्रीब्यूट को अगर मिला दिया जाए तो वही हमारा कहलाता है की। सो की दिस सेट ऑफ दी एट्रीब्यूट। अब यहाँ देखिए जो एट्रीब्यूट होता है ये क्या करता है गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी एंटिटीज, यानी वही स्टूडेंट का नेम एज ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो गई एट्रीब्यूट्स हो गई। अब यहाँ देखिए रिलेशनशिप क्या होता है एंटिटीज के बीच में, ये हमारा रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। कौन? रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या करता है मैं बता दिया आपको, यानी कि इट इज द एसोसिएशन बिटवीन द एंटिटीज आर द एंटिटीज ऑकरेंस, यानी कि एंटिटीज के बीच का जो यहाँ रिलेशनशिप होता है दैट्स आर रिप्रेजेंट बाय द रिलेशनशिप। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है और यहाँ पे डोमेन क्या होता है और कितने प्रकार के यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यहाँ पे कंसेप्चुअल डेटा मॉडल में प्रयोग किए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जैसे कि यह यहाँ पे एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। कौन? एट्रीब्यूट्स। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया। सो दिस इज दी एट्रीब्यूट्स जो यहाँ पे एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। कौन? एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ देखिए जो हमारा डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है यह जो है टाइप्स ऑफ डेटा वैल्यू के द्वारा ये यहाँ पे डिटरमाइन होता है। तो डोमेन क्या होता है? ए डोमेन इज एन एट्रीब्यूट कांस्टेंट जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा वैल्यू के द्वारा इसके द्वारा मतलब यहाँ पे डिटरमाइन होता है। कौन? डोमेन। एंड दैट आर परमिटेड फॉर दैट एट्रीब्यूट। अब जो यहाँ पे डोमेन होता है एट्रीब्यूट डोमेन, यह यहाँ पे बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। कौन? डोमेन। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये हमारा होता है सिंपल एट्रीब्यूट्स। अब सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होता है? यह एक एटॉमिक वैल्यू होता है जो यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। अब स्टूडेंट का मोबाइल नंबर कितने अंक का होता है? 10, यानी कि सिंपल एट्रीब्यूट्स डिवाइड नहीं होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे दूसरा हमारा है टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स में, वह हमारा है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। यानी कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एक सिंपल कह रहा हूँ, एक सिंपल एट्रीब्यूट से ज़्यादा कि मतलब यहाँ से बना होता है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है? आर मेड ऑफ मोर देन वन सिंपल एट्रीब्यूट्स। जैसे कि स्टूडेंट का यहाँ पे नेम हो गया, यानी कि उसका फर्स्ट नेम और वहाँ पे इसका लास्ट नेम। अब आगे देखिए डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होता है? यह फिजिकल डेटाबेस में प्रेजेंट या फिर एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है यह दूसरे एट्रीब्यूट्स में यानी कि दूसरे डेटाबेस में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया? सैलरी हो गई। अब जो यहाँ पे सैलरी होती है यह सैलरी किस में होती है? डिपार्टमेंट में। बट यहाँ पे शुड नॉट बी सेव्ड इन डायरेक्टली इन डेटाबेस, लेकिन यहाँ जो डेटाबेस है इस डेटाबेस में यहाँ पे डायरेक्टली सेव नहीं होती है। बात समझे आप लोग? मेरे कहने का मतलब क्या है? मैंने आपसे क्या कहा कि जो इसका एट्रीब्यूट्स होता है यह फिजिकल डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है यह दूसरे एट्रीब्यूट्स में, दूसरे डेटाबेस में क्या होती है? इसकी जो एट्रीब्यूट्स होती है प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहाँ सैलरी हो गई। अब जो सैलरी होती है
ये हमारा होती है डिपार्टमेंट में। बट यहाँ पे जो इसका डेटाबेस है, इसका यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सेव नहीं होती है। इनसाइड इट कैन बी ड्राइव्ड, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, ड्राइव्ड होती है। अब देखिए सिंगल एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, या क्या होता है, यानी कि इसमें एक सिंगल वैल्यू शामिल होता है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया। अब सोशल सिक्योरिटी नंबर दिस इज दिस सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। अब जैसे कि यहाँ मोबाइल नंबर है, अगर ये मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होता है। अब सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, यहाँ पे केवल सिंगल वैल्यू प्रेजेंट होती है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब यहाँ देखिए आगे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, बहुत ही आसान, जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू होते हैं वो हमारा होता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। जिसमें आप सिंगल वैल्यू होते हैं वो हमारा क्या होता है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ देखिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि डिस्क्राइब करना है डेटाबेस लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे कौन मतलब किस प्रकार की लैंग्वेज होती हैं, वो हमारी होती है एसक्यूएल, इसके बारे में बताना है। अब यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज। सबसे पहला क्लासिफिकेशन DDL यानी कि डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ये हमारा क्या होता है, ये सेट ऑफ SQL कमांड्स होता है जिसका उपयोग किया जाता है क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट करने के लिए, क्या, डेटाबेस स्ट्रक्चर, लेकिन उसके डेटा को नहीं। यानी कि डेटाबेस स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिलीट, मॉडिफाई, क्रिएट हो सकता है, लेकिन उसके डेटा को ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ देखिए इसका उपयोग होता है किसके द्वारा, DBA के द्वारा, जो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड एक्सटेंड ए डेटाबेस डिजाइनर और एप्लीकेशन डेवलपर। क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट आर कॉमनली यूज्ड DDL कमांड। यानी सारी चीज़ें हमारे DDL कमांड में यूज होती हैं। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट हो गया, ड्रॉप हो गया, अल्टर हो गया, ट्रंकेट हो गया, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ देखिए दूसरा चीज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब यहाँ देखिए मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। यानी कि जो हमारा DML होता है इसका उपयोग किया जाता है यूजर को एक्सेस करने के लिए, किसके पास, डेटा के पास, एज ऑर्गेनाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट डेटा मॉडल। ये जो डेटा मॉडल के द्वारा यानी यहाँ यूजर को एक्सेस किया जाता है, वहाँ तक उसको पहुँचाया जाता है। अब DML में दो प्रकार के यहाँ पे प्रोसीजर हो गया और यहाँ पे डिक्लेरेटिव हो गया DML, ये यहाँ पे इसकी टाइप होती हैं। अब प्रोसीजरल DML क्या होता है, इसको यहाँ पे आवश्यकता होती है यूजर को स्पेसिफाई करने के लिए कि यहाँ पे उसको मतलब क्या यहाँ पे डाटा उसको आवश्यकता है, क्या यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है, ये हमारा हो गया प्रोसीजर। एंड हाउ टू गेट दो डाटा, यानी कि मुझे इस डेटा को क्या है, नीड है, अब मैं किस प्रकार से डेटा को लूँगा, तो ये हमारा बताता है प्रोसीजरल DML। अब यहाँ देखिए डिक्लेयर करता है, जब उसको मिल जाती है तब यहाँ पे इसको डिक्लेयर करता है, यानी कि इट रिक्वायर्ड ए यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट आर नीडेड विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट दोज डाटा। जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, क्वेरी हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन दीज आर दी यूज्ड इन DML। अगला देखिए क्लासिफिकेशन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब ये क्या होता है, ये हमारा कंपोनेंट होता है किसका, SQL स्टेटमेंट का, जो यहाँ पे कंट्रोल करता है किसको, डेटा और यहाँ पे डेटाबेस को पहुँचने के लिए। यानी जो यहाँ पे डेटा पहुँच रही है डेटा के पास और यहाँ डेटाबेस के पास, ये यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। कमिट, रोल बैक कमांड्स, दीज आर दी कमांड्स यूज इन दी DCL, यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब आप यहाँ बात समझिए, इसके नाम पढ़िए पहले, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि जो हमारा DCL है यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है डेटा को, और जिसका यहाँ पे डेटाबेस है, यानी यहाँ जो डेटा आ रही है इसको कौन कंट्रोल करता है, DCL करता है। अब यहाँ देखिए DQL, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, सेमेस्टर एग्जाम के लिए दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। DQL क्या होता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये भी हमारा SQL का क्या होता है, कंपोनेंट होता है, जो यहाँ पे अलाउ करता है गेटिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड इम्पोजिंग ऑर्डरिंग अपॉन इट। इसमें शामिल होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट। अभी देखिए DQL में सेलेक्ट स्टेटमेंट शामिल होता है। अगला देखिए व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि VDL। अब ये क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है यूजर व्यू स्पेसिफाइंग में, और जो इसका कंसेप्चुअल सीमा होता है, स्कीमा होता है, इसके मैपिंग में। तो VDL का पहले यहाँ ध्यान समझिए क्या लिखा हुआ है,
व्यू करना। क्या व्यू करना? डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि इसका उपयोग किया जाता है यूज टू स्पेसिफाई यूजर व्यू, और जो इसका मैपिंग होता है कंसेप्चुअल स्कीमा उसमें, ठीक। और देखिए दूसरा पॉइंट, ये यहाँ पे डिफाइन करता है सबसेट ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल, यानी कि जिस यूजर के पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स है उसको यहाँ पे डिफाइन करता है कौन? व्यू डिफिनेशन लैंग्वेज। ये यहाँ पे क्रिएट करता है क्या? वर्चुअल टेबल एंड द व्यू अपीयर्स टू यूजर लाइक कंसेप्चुअल लेवल। और जो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्रिएट करता है वर्चुअल टेबल, और जो यहाँ पे व्यू करता है मतलब अपीयर्स यूजर्स लाइक यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? वीडियल हो गया। अब देखिए यह जो है स्पेसिफाई करता है यूजर इंटरफेस, तो ये हमारा क्या हो गया? क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस लैंग्वेज। पहला हमारा हो गया DDL, दूसरा हमारा हो गया DML हो गया, तीसरा हमारा हो गया DCL हो गया, और चौथा हमारा हो गया DQL हो गया, और पाँचवा हमारा हो गया VDL। ये सारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ देखिए SQL, ये हमारा क्या है? DML लैंग्वेज है। जो हमारा SQL है ये हमारा DML लैंग्वेज है। अब आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया, यानी यूनिट 1 में जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा का पूरा DBMS में कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग वीडियो। कल हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ DBMS। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।